स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जी माइटोसिस। और माइटोसिस का जो फर्स्ट फेज़ प्रोफेज़ है उसको हम साथ में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो इंट्रोडक्शन में कि सबसे पहले 1882 में वॉल्टर फ्लेमिंग ने जब सेल साइकिल को ऑब्जर्व किया था तो इसी ने जो है ना इंटरफेज जो हमने लास्ट टाइम स्टडी किया था उसको जो है ना उसके बारे में बताया। इसके अलावा क्रोमेटिन और माइटोसिस की जो टर्म्स है वो भी जो है ना वॉल्टर फ्लेमिंग ने ही सबसे पहले डिस्क्राइब की थी। अब माइटोसिस क्या है, जैसे कि हमने लास्ट टाइम जो है ना इंटरफेस पढ़ा था, उसकी थोड़ी सी समरी में कि इंटरफेस में ये था कि जो सेल के जो साइटोसोलिक कंपोनेंट्स थे, सेंट्रियोल वगैरह, इसके अलावा डीएनए वो डुप्लीकेट हुए थे। और अब जो है ना सेल रेडी है फॉर द नेक्स्ट फेज, डिवीजन फेज के लिए। अब डिवीजन दो तरह की होती है, माइटोसिस एंड मियोसिस। तो हमने माइटोसिस को पढ़ना है। तो माइटोसिस का जो वर्ड है वो बेसिकली ग्रीक वर्ड माइटोस से जो है ना वो ओरिजिनेट हुआ है। इसका मतलब है जी रैप थ्रेड। इसकी वजह ये है कि जब क्रोमोसोम जो अपीयर हुआ था माइटोसिस में वो एक रैप थ्रेड की फॉर्म में था, तो दैट्स वाई इसको माइटोस का नाम दिया गया। उसी से वर्ड आ गया माइटोसिस का। माइटोसिस है क्या? ये एक सेल डिवीजन की टाइप है। इसमें क्या होता है कि पेरेंट सेल डिवाइड होके बनाता है दो डॉटर सेल, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है ना वो डॉटर सेल्स और पेरेंट में सेम होते हैं। कि क्या है कि जी अ सेल डिवाइड्स रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर सेल्स having the same number of chromosomes as that in the parent cell। सपोज अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस में क्या पेरेंट में 46 थे, जब वो इंटरफेस में आया उसके क्रोमोसोम डुप्लीकेट हुए वो 96 हो गए। और जब वही जो सेल है जब वो माइटोसिस से गुजर के एट द एंड माइटोसिस के उसके दो सेल बन गए डॉटर सेल, और दोनों में 46 और 46 अपने पेरेंट्स की तरह सेम क्रोमोसोम आ गए। हम माइटोसिस को एक्सपोनेंशियल डिवीजन भी बोलते हैं, बिकॉज इसमें क्या होता है एक सेल 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, उनके 2 तो उस रूल के मुताबिक इसको हम के वजह से इसको हम एक्सपोनेंशियल भी कहते हैं। अब ये दोनों तरह की सेल में होती है, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों में। हैप्लॉइड की बात की है तो जो हनी बी के ड्रोन्स होते हैं दे आर हैप्लॉइड और वो गैमीट्स बनाते हैं थ्रू द माइटोसिस। और हैप्लॉइड में एग्जाम्पल में हम इसकी ह्यूमंस की बात कर सकते हैं। अब माइटोसिस के जो है वो दो फेजेज हैं, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस ये भी जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड, दो वर्ड उनसे मिलकर बना है। कैरियो का मतलब है जी न्यूक्लियस, काइनेसिस का मतलब है टू मूव, या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं कि अलग अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए, डिवाइड करने के लिए। कि यहां पर क्या है कि कैरियो न्यूक्लियस ने जो है ना वो अलग अलग होना है, क्योंकि जैसे हमने अभी बात की कि एक सेल जो है ना पेरेंट, उससे दो डॉटर सेल बनने हैं, तो पहले क्या होगा कि जो एक सेल के अंदर जो क्रोमोसोम डुप्लीकेट हुए हैं, जो उसकी सेंट्रियोल डुप्लीकेट हुए हैं, पहले उन्होंने अलग अलग होना है कि एक सिंगल एक साइड में, सिंगल एक साइड में। तो ये है न्यूक्लियस की मूवमेंट। कैरियोकाइनेसिस ये है कि न्यूक्लियस जो है ना वो मूव होगा, वो अलग अलग होंगे सेल के अंदर। देन सेकेंड प्रोसेस है साइटोकाइनेसिस। साइटो मीन्स साइटोप्लाज्म, कि इसमें क्या है कि साइटोप्लाज्म ने फिर डिवाइड होना है। तो ये दो प्रोसेस है। साइटोकाइनेसिस के बाद जो है ना वो माइटोसिस कंप्लीट होगी और दो डॉटर सेल्स बन जाएंगे। अब कैरियोकाइनेसिस के फर्दर 4 फेजेज हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। प्रोफेज पहला फेज। प्रोफेज, प्रो मीन्स बिफोर, फेज मीन्स स्टेज। यहां पर बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन कि इसको प्रोफेज क्यों कहा गया, प्रोफेज को प्रोफेज क्यों कहते हैं? तो बड़ा सिंपल सा आंसर है कि चूंकि जब सेल जब G2 फेज से आया, अभी माइटोटिक फेज में एंटर हुआ, तो उस वक्त सेल का जो क्रोमोसोम है वो विजिबल नहीं होता। तो इसलिए इसको कह दिया कि बिफोर स्टेज, कि वो स्टेज है जिसमें भी क्रोमोसोम नजर नहीं आया, इसलिए इसको प्रोफेज कह दिया गया। तो कहते हैं कि शुरू में हमें क्रोमोसोम बिल्कुल भी विजिबल नहीं होगा, चाहे हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करें। लेकिन अगर हम हिस्टोलॉजिकल स्ट्रेन यूज करें, लाइक हम यूज करें अगर इओसिन और मिथाइलिन ब्लू, तो हमें एक बड़ा ही फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नजर आएगा जिसको हम कहेंगे क्रोमैटिन।
क्या है, अब ये स्ट्रक्चर नजर कैसे आया, चूंकि हमने स्टेन यूज की इयोसिन मेथाइलिन ब्लू, अब इनका इयोसिन पिंक कलर की, मिथाइलिन ब्लू जो है वो ब्लू, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने डाई कर दिया बेसिकली क्रोमोसोम को, और हमें एक कलर्ड बॉडी नजर आई। ये क्रोमा का मतलब ही होता है कलर, तो इसलिए मुझे एक फाइन स्ट्रक्चर नजर आया, इसको हमें क्रोमेटिन का नाम दे दिया गया। तो क्या होगा कि प्रोफेज में, अर्ली प्रोफेज में सबसे पहले क्या होगा कि जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो कंडेंस होना शुरू हो जाएगा, और जब कंडेंस होगा, जब उसकी जो लेंथ है वो तकरीबन 0.25 माइक्रोमीटर से 50 माइक्रोमीटर तक पहुंच जाएगी, तो वो क्रोमोसोम हमें नजर आना शुरू हो जाएगा। यहां पर एक और क्वेश्चन आ जाता है कि क्रोमोसोम को क्रोमोसोम क्यों कहते हैं। क्रोमोसोम भी बेसिकली ग्रीक वर्ड से ही आया है, दो वर्ड है क्रोमा और सोमा। क्रोमा को हमने पहले ही कहा कि कलर, सोमा मतलब बॉडी। अब चूंकि जब क्रोमोसोम में विजिबल हुआ, नजर आया, तो वो कलर्ड स्ट्रक्चर में था, क्योंकि हमने स्ट्रेन यूज की थी, तो इसलिए इसको हमने क्रोमोसोम का नाम दे दिया। इसके अलावा क्या होगा कि जो न्यूक्लियोलस है वो भी अर्ली प्रोफेज में जो है वो डिसअपीयर हो जाएगा। इस बात को मजीद कंफर्म करने के इस डायग्राम से मतलब लेते हैं कि ये देखिए G2 फेज में से जब सेल जो है वो माइटोसिस में एंटर हुआ, तो उसके सेंट्रोसोम जो हैं जो डुप्लीकेट हो चुके हैं, यहाँ पर हमें नजर आ रहे हैं इसके न्यूक्लियर के बाहर, फिर ये न्यूक्लियोलस है इसका। और हम देखें तो क्रोमोसोम हमें बड़ा ही, जो हमने कहा क्रोमेटिन अभी कि हमें नजर जो है ना वो बस हल्का सा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, क्रोमोसोम हमें अभी नजर नहीं आ रहा बिकॉज वो कंडेंस ही नहीं है। लेकिन प्रोफेज में आज क्या होगा कि जो क्रोमेटिन है वो कंडेंस हो गया, तो अब हमें जो है ना क्रोमोसोम दिखना शुरू हो गया, नजर आना शुरू हो गया, ठीक है। और सेंट्रोमियर वही पॉइंट जिसने इन दोनों को आपस में जोड़ा हुआ है। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, इसमें अब जो सेंट्रोमियर हैं ये अब अलग होके ऑपोजिट पोल्स की तरफ आना शुरू हो गए हैं। इन्होंने बेसिकली इनका काम क्या है, इन्होंने जो बाइपोलैरिटी क्रिएट करनी सेल के अंदर, क्योंकि जब हमने कहा कि एक सेल से दो सेल बनने हैं, तो जरूरी है कि जो एक सेल मौजूद है इसकी दो एग्जैक्ट ऑपोजिट साइड में दो पोल बने, ताकि जो क्रोमोसोम है उसके जो मटेरियल वो एग्जैक्टली ऑपोजिट साइड में मूव करें और इक्वल दो सेल्स बन जाएं। अब यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि माइटोटिक स्पिंडल कैसे बनेंगे। सेल के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर MOC मौजूद होता है, और ये स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स को बनाता है। ये एक सिंपल सा जवाब है। इसकी डिटेल में कि अब एनिमल और प्लांट सेल में क्या डिफरेंस है, स्पिंडल फाइबर किस तरह बनते हैं एनिमल प्लांट सेल में, क्योंकि हम जानते हैं कि जो सेंट्रियोल है वो प्लांट सेल में मौजूद नहीं होता। तो क्वेश्चन ये है कि उनके अंदर स्पिंडल फाइबर कैसे बनेंगे। होता क्या है कि एनिमल सेल की से हम स्टार्ट करते हैं कि एनिमल सेल के अंदर सेंट्रोसोम मौजूद है, उसी को हम एनिमल सेल में MOC कह देंगे, माइक्रोट्यूब्यूल जो ऑर्गेनाइजिंग सेंटर है एनिमल सेल में वो सेंट्रोसोम है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या, इसके अंदर पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स है। अब सेंट्रियोल्स इसके अंदर भी जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है। अब क्या होगा कि जो माइटोटिक स्पिंडल है वो माइक्रोट्यूब्यूल और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। तो क्या होगा कि माइटोटिक स्पिंडल जो है वो जब असेंबल होना शुरू होंगे, जिस सेंट्रियोल्स के जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो जब आपस में इकट्ठे होना शुरू हुए, तो उन्होंने माइटोटिक स्पिंडल बना दिए। और फर्दर जो स्पिंडल की लेंथ है वो कैसे इंक्रीज होगी कि जो साइटोस्केलेटन है सेल का, जो कि प्रोफेज में मौजूद है इस वक्त, उसके वो भी पार्शियली डिसअसेंबल होगा, उसके माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो भी यूज होंगे जो है ना स्पिंडल को फर्दर उसकी लेंथ को इंक्रीज करने के लिए। जैसे जैसे प्रोटीन ट्यूब्यूलिन ऐड होता जाएगा, स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स की जो लेंथ है वो बढ़ती जाएगी। और इसी तरह जब लेटर ऑन एनाफेज में जब इनकी लेंथ कम होती है, तो इसमें भी यही होता है कि प्रोटीन ट्यूब्यूलिन जो है सब यूनिट वो निकलते जाते हैं और जो लेंथ है स्पिंडल फाइबर की वो शॉर्ट होती जाती है। अगर अब हम आते हैं प्लांट की तरफ, तो प्लांट में सेंट्रियोल नहीं है, लेकिन वही जो हमने ऊपर एक बात की थी कि MOC जो है ना, इसने जो है ना स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल बनाने हैं। तो MOC जो माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर है वो प्लांट में भी मौजूद है, तो यहाँ पर भी वो माइक्रो जो स्पिंडल है वो बना देगा। बाकी जो स्पिंडल की जो लेंथ बनने का प्रोसेस है वो सेम है, जो कि भी हमने ऊपर डिस्कस किया है यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या है कि 3 सेट बनने हैं माइक्रोट्यूब्यूल के, एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, पोलर माइक्रोट्यूब्यूल एंड काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल। एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल बनाएंगे एस्ट्रल, जिनका काम क्या है कि उन्होंने स्पिंडल जो है ना माइटोटिक स्पिंडल इसको करेक्टली जो है ना उसको पोजीशन करना है। क्या है कि दोनों को एग्जैक्टली के बायोपोलैरिटी ये एग्जैक्टली बना दें, ये है जी एस्ट्रल फॉर्मेशन। इनका काम ये भी है कि इसने
ताकि ये मजबूती से जो है ना स्पिंडल जो निकल रहे हैं वो उनकी जो बेस मजबूत हो। और ये जो एस्टर्स हैं ये अपने आप को सेल मेम्ब्रेन से भी समटाइम जो है ना उससे अटैच कर लेते हैं ताकि मजबूती से ये मौजूद रहे वहाँ पर। पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये यहाँ से निकल रहे हैं और ये जो ऑपोजिट जो पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये उनके साथ यहाँ पर ओवरलैप कर रहे हैं। इनका काम क्या है, इन्होंने आपस में दोनों साइड से आके ओवरलैप कर लेना है। इसका फंक्शन जो है हम लेटर ऑन स्टडी करेंगे क्यों ओवरलैप होते हैं, ये क्या काम करते हैं ये ओवरलैप होकर। और जो कुछ जो काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल है ये क्या करते हैं कि ये क्रोमोसोम का जो काइनेटोकोर रीजन है, क्या है काइनेटोकोर रीजन क्रोमोसोम का, कि खास तरह की प्रोटीन्स मौजूद होती है क्रोमोसोम में, इसको काइनेटोकोर रीजन बोलते हैं। जो काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल है ये जाकर, अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जाकर इस क्रोमोसोम की काइनेटोकोर रीजन के साथ जाके अटैच हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या होगा, जो लेट प्रोफेज है जिसको हम प्रो मेटाफेज भी कहते हैं बिकॉज इसके बाद मेटाफेज आएगा, उसमें जब वहां पर तक आते आते क्रोमोसोम तकरीबन जो है ना वो कंडेंस हो चुका होता है सारा, और उसका जो न्यूक्लियर इन्वेलप हम डायग्राम से देखें तो वो भी ब्रेक हो चुका है, क्रोमोसोम जो है ना वो रिलीज हो चुका है न्यूक्लियस के अंदर से, अब वो साइटोप्लाज्म के अंदर है। और जो माइटोटिक स्पिंडल है वो भी हम देख सकते हैं कि वो कुछ जो है ना वो ग्रो करके अटैच हो चुके हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ, क्रोमोसोम के साथ, और कुछ ओवरलैप कर चुके हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रोफेज। बट इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। और अगर वीडियो पसंद आए तो इटास चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।